आज हम 2026 की शुरुआत में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भड़के उस भीषण टकराव का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कोई आम सैन्य कार्रवाई नहीं थी। सच कहूं तो इसने रातों रात दुनिया के आर्थिक और भू राजनीतिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। तो इस विश्लेषण को हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला केंद्र बिंदु, दूसरा वैश्विक झटके, तीसरा भारत के आर्थिक दांव और अंत में चौथा नई विश्व व्यवस्था। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, केंद्र बिंदु, संघर्ष और इसकी मानवीय कीमत। किसी भी वैश्विक असर को समझने से पहले हमें जमीनी हकीकत को समझना होगा। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सब कुछ शुरू हुआ फरवरी 2026 के अंत में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी के मृत्यु की रिपोर्ट के साथ। इसके बाद के पहले 40 दिन बाप रे बेहद भीषण रहे। लगातार हमले और मिसाइलें, और अब अप्रैल मई 2026 के आसपास हम पाकिस्तान की मध्यस्थता में युद्ध विराम की कोशिशें देख रहे हैं। अब युद्ध के समय जो सबसे बड़ी उलझन होती है, जिसे हम फॉग ऑफ वॉर कहते हैं, उसे यहां साफ देखा जा सकता है। दावों में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि 6000 से ज्यादा ईरानी सैन्यकर्मी मारे गए। दूसरी ओर ईरानी स्रोतों का कहना है कि 3500 से अधिक नागरिक और सैन्य हताहत हुए हैं। सच्चाई क्या है? शायद इन दोनों परस्पर विरोधी दावों के बीच ही कहीं छिपी है। सिर्फ सीधे सैन्य नुकसान की बात नहीं है, तबाही का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के 1000 से अधिक लड़ाकों की मौत की खबर है। इतने बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है कि एक भयानक शरणार्थी संकट खड़ा हो गया है। और बुनियादी ढांचा, ईरानी परमाणु संयंत्रों से लेकर कतर के एलएनजी ठिकानों तक, सब कुछ भारी तबाही का शिकार हुआ है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, वैश्विक झटके और आर्थिक पंगुता। चलिए देखते हैं कि कैसे एक स्थानीय युद्ध तुरंत एक वैश्विक आर्थिक संकट में बदल जाता है। ये नंबर देखिए, 20%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दुनिया के कुल कच्चे तेल का वो हिस्सा है जो हॉर्मूज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। अब सोचिए, ईरान द्वारा इस जलमार्ग को ब्लॉक करने का मतलब है वैश्विक ऊर्जा के 5वें हिस्से का अचानक से रुक जाना। ये तेल बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। इस भयंकर रुकावट से निपटने के लिए एक असाधारण कदम उठाया गया। 40 करोड़ बैरल। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपने रणनीतिक भंडारों से इतना तेल बाजार में उतार दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद आपूर्ति श्रृंखला इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि तेल की कीमतें आसमान ही छूती रहीं। और यहीं से शुरू होता है असली डोमिनो इफेक्ट। पहला चरण, ऊर्जा नाकाबंदी से तेल और गैस की सप्लाई रुकी। दूसरा चरण, गैस की कमी से दुनिया भर में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का उत्पादन गिर गया। तीसरा चरण, फर्टिलाइजर नहीं तो खेती प्रभावित हुई, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई। और अंत में चौथा चरण, इन सब का नतीजा निकला एक बेतहाशा बढ़ती हुई वैश्विक महंगाई। इसका अंतिम परिणाम बेहद चिंताजनक है। सैन्य कार्यवाहियों में जो अरबों डॉलर फूंके गए हैं, उसके बाद अर्थशास्त्रियों ने साफ चेतावनी दे दी है कि अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में एक बहुत ही गंभीर आर्थिक मंदी या रिसेशन का खतरा अब चरम पर है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे भाग का, भारत के आर्थिक दांव। भारत का उदाहरण ये समझने के लिए एकदम सटीक है कि कैसे हजारों मील दूर चल रहा युद्ध हमारे लिए एक स्थानीय संकट बन सकता है। इस निर्भरता को जरा यहां देखिए। भारत 80% से भी ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, जबकि घरेलू आपूर्ति सिर्फ 20% है। जाहिर है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होगा तो इसका सीधा असर भारतीय रुपये के कमजोर होने और देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल के रूप में सामने आएगा। और अब एक और विशाल संख्या, 85 लाख। इतने सारे भारतीय प्रवासी यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में काम करते हैं। जब इस संघर्ष की आंच इन देशों तक पहुंची तो अचानक से इन 85 लाख लोगों की सुरक्षा एक बहुत ही बड़ा कूटनीतिक और मानवीय संकट बन गई। बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था से भी सीधा जुड़ा है। अगर डर की वजह से इन श्रमिकों का बड़े पैमाने पर पलायन होता है तो भारत को मिलने वाले विदेशी रेमिटेंस में भारी गिरावट आ सकती है। और हम सब जानते हैं कि ये विदेशी मुद्रा भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही मजबूत रीढ़ है। इसके अलावा हमारे अहम व्यापारिक रास्तों पर भी मानो ब्रेक लग गया है। इस क्षेत्रीय उथल-पुथल ने ईरान में चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को पूरी तरह से ठप कर दिया है।
इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बाधित है और यूरोप तथा मध्य एशिया जाने वाले व्यापारिक मार्ग पूरी तरह से असुरक्षित हो गए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में भारत वैश्विक मंच पर सचमुच एक बहुत ही पतली कूटनीतिक रस्सी पर चल रहा है। एक तरफ ब्रिक्स और G20 में भारत की लीडरशिप है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ उसके रणनीतिक संबंध हैं। और इन सबके बीच खाड़ी देशों के साथ हमारे पारंपरिक ऊर्जा हित भी हैं। यही वजह है कि भारत किसी एक पक्ष की तरफ न झुकते हुए कूटनीतिक बातचीत के जरिए समाधान की वकालत कर रहा है। और अंत में चौथा भाग, नई विश्व व्यवस्था और इसके भू राजनीतिक परिणाम। आइए थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि कैसे इस युद्ध ने दुनिया के गठबंधनों की तस्वीर बदल दी है। ये टेबल साफ दिखाती है कि दुनिया अब दो स्पष्ट कूटनीतिक खेमों में बढ़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देश हैं, जिनका रुख है कि वे ईरानी आक्रामकता का मुकाबला कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन, रूस और ग्लोबल साउथ के देश हैं, जो इसे अमेरिका की एक तरफा कार्रवाई मानकर इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। ये सच में एक गहरी कूटनीतिक दरार है। अगर हम मध्य पूर्व के भविष्य की बात करें तो हालात लंबे समय तक अशांत ही नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय स्थिरता लगभग खत्म हो चुकी है। यमन के हूती और इराकी उग्रवादियों जैसे जो प्रॉक्सी नेटवर्क हैं, उनके कारण अशांति खिंचती ही चली जाएगी। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरानी शासन को कमजोर करने का अपना लक्ष्य पा लिया है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि इसकी क्षेत्रीय कीमत बेहद भयानक रही है। इन सब से एक नया कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया है, मैनेज्ड इंस्टेबिलिटी, यानी प्रबंधित अस्थिरता या कहें दोहरी नाकाबंदी। ये एक ऐसी भू राजनीतिक स्थिति है जहां फ्रंटलाइन पर लड़े जाने वाले पारंपरिक युद्ध की जगह अब लगातार की जाने वाली आर्थिक नाकाबंदी और बेहद नाजुक युद्ध विराम वार्ताओं ने ले ली है। मतलब अब अर्थव्यवस्था ही असली रणभूमि है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर पारंपरिक युद्ध की जगह अब आर्थिक नाकाबंदी ने ले ली है, तो क्या हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था इस प्रबंधित अस्थिरता के अगले पूरे दशक को बर्दाश्त कर पाएगी? सोचिए इस बारे में।